हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रायोरिटी सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय और गुप्त काल के समय जो कर के परसेंटेज था उपज के 1/6% था, यानी कि 1/6 भाग था। ऋग वैदिक काल के कहेगा कार्यकाल कितना से कितना था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था ऋग वैदिक काल का कार्यकाल। उत्तर वैदिक काल के कार्यकाल कहेगा तो हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आगे देखेंगे 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बुद्ध का जन्म का प्रतीक कहेगा तो कमल हो जाएगा, और उनका गृह त्याग के प्रतीक हो जाएगा घोड़ा, और मृत्यु का कहेगा प्रतीक क्या था तो स्तूप हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के कहेगा क्या है प्रतीक तो बोधि वृक्ष, और बोधि वृक्ष ये अपने चौथी पीढ़ी के था, और इसे कौन कटवा दिया था तो शशांक बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक किस धर्म का अनुयायी था तो ये शैव धर्म के अनुयायी था। गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, कब तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 36 लिखा गया है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, और इनका मृत्यु कहेगा तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे तो कुशीनगर में। और ये गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की उम्र में, और 6 वर्ष के तपस्या के बाद इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर कह रहा है कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और किस राजा का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश और उसका अंतिम शासक घानानंद का शासक था। नंद वंश के संस्थापक कहेगा तो महापौंड नंद हो जाएंगे। नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे, और इसमें इनका सहायता किए थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मगध पर शासन करने वाले कहेगा तो वंश की संख्या कितना हो जाएगा 5। पहला हो जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद हो जाएगा नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, और उसके बाद शुंग वंश। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? नटराज की जो प्रसिद्ध मूर्ति है इसका संबंध हो जाएगा चोल कला से। चोल वंश के संस्थापक कहेगा तो विजयालय हो जाएंगे, और इनका राजधानी था तंजावुर या तंजौर। गुप्त के कहेगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे तो श्रीगुप्त थे, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। मथुरा कला का जो विकास हुआ था ये कुषाण काल में हुआ था, और वही मौर्य काल जो मौर्य कला है, यानी कि मौर्य वंश के जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? किस राजवंश का जो संबंध था ये संगम युग से नहीं था, तो पल्लव राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं था। पल्लव वंश के संस्थापक कहेगा तो सिंह विष्णु हो जाएंगे, और पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम था, और वही चोल वंश की राजधानी कहेगा तो तंजावुर हो जाएगा। चोल वंश अस्थायी सेना रखने के लिए प्रसिद्ध था। अस्थायी सेना और नौसेना रखने के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ? तो यही हुआ था भोसले के राज्यकाल में। मुगलों और मराठों के बीच जो संघर्ष आरंभ हुआ ये आरंभ हुआ भोसले के कार्यकाल में। शाहजी जो भोसले थे ये शिवाजी के पिता थे, और वही शिवाजी के उत्तराधिकारी कहेगा तो संभाजी थे। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे, और शिवाजी के उत्तराधिकारी कहेगा तो ये हो जाएंगे संभाजी। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी तो ये बनाई थी रायगढ़ में, और कब तो 1656 में। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? मुगल काल में मदद ए मास का संबंध हो जाएगा विद्वानों को राजस्व मुक्ति भूमि से। ये ऐसा भूमि था यानी कि इस पे लगान नहीं दिया जाता था, लगानहीन भूमि था, और इसका निरीक्षण कौन करता था? इसका जो निरीक्षण करता था उसे शूद्र कहते थे। 8 नंबर हो जाएगा। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था 1885 ईस्वी में।
और 1885 में ही कांग्रेस का स्थापना किए थे एओ हुम ने। 1885 में ही कहेगा कि कांग्रेस का स्थापना किए थे कौन, तक एओ हुम ने। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे, बोमेश चंद्र बनर्जी। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहेगा कब हुआ था, तो 1884 में हुआ था। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे लॉर्ड रिपन ने, जिसे चालू किए थे लॉर्ड लिटन 1878 में। इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था कांग्रेस में 1886 में, और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1876 में। किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण क्या था, तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था 1920 में, जिसका प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय के उपनाम कहेगा तो पंजाब केसरी था, यानी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता था। साइमन कमीशन के विरोध किसने किया था, तो लाला लाजपत राय किए थे, और इन्हीं विरोध में इनको लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गया। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय एक भी अध्यक्ष नहीं थे, सब इसमें अंग्रेज अध्यक्ष थे। 10 नंबर हो जाएगा। किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो ये बताए थे आउटरम एवं टेलर ने, आउटरम एवं जॉन टेलर बताए थे। और किसने कहा था 1857 के विद्रोह के बारे में, किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? तो ये बोले थे सीले और जॉन लॉरेंस ने। सीले और जॉन लॉरेंस बोले थे कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। और टी.आर. होम्स बोले थे यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। और एल इरीज बोले थे कि धर्मांथों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। ये सब बोले थे इसके बारे में, तो 1857 के विद्रोह के बारे में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई, बंगाल के जो विभाजन की योजना प्रभावी हुई थी, ये 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। और उस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 में। और ये किसके कारण हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। 12 नंबर हो जाएगा। कांग्रेस की 1907 में हुई सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे रास बिहारी घोष ने। और इसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। और इनका मिलन कब हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनका मिलन हुआ था। और उसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1886 के कोलकाता अधिवेशन में, दूसरी बार 1893 के लखनऊ अधिवेशन में, और तीसरी बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अरविंद घोष का कहेगा कि अलीपुर जो बम हत्याकांड हुआ था उसमें अरविंद घोष के बचाव किसने किया था? तो ये किए थे चित्तरंजन दास। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अभिदेव पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। अभिदेव पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कहेगा तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल नेहरू, ये थे जवाहरलाल नेहरू के पिता। द पंजाबी पत्रिका के संपादक थे लाला लाजपत राय। 14 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कही जाती है? भारतीय क्रांतिकारी की मां कहते हैं मैडम भिकाजी कामा को। और इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जर्मनी के स्टुअर्ट में 1907 में फहराई थी। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बनारसी में हुआ था। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। और ये किस अधिवेशन बनी थी? कानपुर अधिवेशन 1925 में। और केवल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली महिला कहेगा तो कोलकाता अधिवेशन में बनी थी 1917 में एनी बेसेंट। भारतीय लगा देगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1904 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में जो ओलंपिक खेल हुआ था ये हुआ था पेरिस में। और इसमें पहली बार महिला भाग ली थी। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल कहेगा तो 1899 से 1905 ईस्वी तक था।
1902 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ के स्थापना किए थे। बंगाल का विभाजन कहेगा तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। 16 नंबर हो जाएगा, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। और मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था 1875 में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना हुआ था 1875 में, और ये किए थे सर सैयद अहमद खान। कहाँ पे, तो अलीगढ़ में। और वही कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था, जो कि 1931 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिए थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। और इसमें पहली बार मौलिक अधिकार के भी मांग की गई थी। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी 1912 में, घोषणा हुआ था 1911 में। आगे देखेंगे 17 नंबर है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है सिल्वीकल्चर। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया कहलाती है सिल्वीकल्चर। ओलेरीकल्चर में सब्जी उत्पादन एवं भंडार किया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम कहेगा कब लागू किया गया था, तो 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में, और वन जीव संरक्षण लागू किया गया था 1972 में। 18 नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है, तो ये करता है शैवाल। आयोडीन कहेगा कि किस शैवाल से प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है लैमिनेरिया शैवाल से। टेरिडोफाइटा है, ये कहाँ पर उगते हैं, टेरिडोफाइटा जो पौधे हैं ये उगते हैं नम एवं छायादार स्थान पर। टेरिडोफाइटा कहाँ पर उगते हैं, तो नम एवं छायादार स्थान पर। और ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक का अभाव होता है, और संवहन ऊतक में कौन आ जाएंगे, तो जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे। ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। एम्फीबिया वर्ग मतलब कि जो जीव स्थल और जल में भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेढक। जिम्नोस्पर्म को अनावृति बीजी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का अन्य नाम क्या है, तो अनावृत बीजी। और इसमें जो पौधे होते हैं नग्न होते हैं, जिसमें आवरण जो होता है नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दिशा को दर्शाने के लिए, विद्युत धारा की दिशा दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। वही विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा जो है ये एक अदिश राशि है। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो विभवांतर मापते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। और आपको कोई भी वस्तु यानी कि अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का कहेगा कि साइज कितना होना चाहिए, तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी भी वस्तु को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण का साइज होना चाहिए वो वस्तु से आधा होना चाहिए। और जैसे रेटिना पर जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, जनरली हम लोग का आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर, और वो बनता है वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। और समतल दर्पण में कहेगा तो आभासी और सीधा बनता है। 21 नंबर हो जाएगा, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। और प्रतिजैविक क्या है, तो प्रतिजैविक ये जीवाणु को नष्ट करने में कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा पेनिसिलिन, जिसका खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर है, अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समांतर सत्य नहीं है, तो ये चालक। अधातु जो होते हैं चालक नहीं होते हैं, अधातु कुचालक होते हैं। और इनका गुण हो जाएगा भंगुर, हल्के पदार्थ और मंद एवं दीप्ति रहित, यानी कि प्रकाशित नहीं होते हैं। वही धातु कहेगा तो ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं, और ये प्रकाशित भी रहते हैं। प्रकाश का नियंत्रण कहेगा, आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, तो ये करता है आइरिस या परितारिका।
आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो आइरिस या परितारिका करता है। 23 नंबर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि में कहाँ प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। और निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना के आगे बनता है। और सामान्य रूप में जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनता है रेटिना पर। और कहा कि आंख के किस भाग को हम लोग दान करते हैं? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है? तो जो अदिश राशि होती है उनमें केवल परिणाम होता है। सदिश में दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो इसमें अदिश हो जाएगा विद्युत धारा, और विद्युत धारा की माप की जाती है अमीटर से। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कहेगा एसआई मात्रक, तो टेस्ला हो जाएगा। और संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग, त्वरण और चुंबकीय क्षेत्र ये तीनों सदिश राशि है। 25 नंबर हो जाएगा, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन, और ये सेल्सियस और फारेनहाइट से ये तापमान ही मापा जाता है। जूल, कार्य और जूल जो है ये कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है, इसलिए इसका भी मात्रक हो जाएगा जूल। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा जूल, और वो ये हो जाएगा एसआई मात्रक। सीजीएस मात्रक कहेगा तो हो जाएगा अर्ग, और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 26 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के रासायनिक नाम कहेगा तो फिनोक्विनोन होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन, और इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल, और इसके कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी, जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम कहेगा तो कैल्सीफिरोल हो जाएगा, और इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी होता है। और विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। 27 नंबर हो जाएगा, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, तो ये होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन कौन करता है? तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। प्लाज्मा रक्त का 55% होता है, और प्लाज्मा में 90% जल होता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा। अक्रिय गैस कहेगा तो जिनोन हो जाएगा, जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग में गलत सुमेलित है? तो इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। जो सिल्वीकल्चर है, सिल्वीकल्चर में छिपकली का अध्ययन नहीं होता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, और छिपकली का अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी में। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। पीसी कल्चर में कहेगा तो मत्स्य पालन किया जाता है। और मत्स्य का अध्ययन किस में किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी में। और पालन कहेगा तो हो जाएगा पीसी कल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है। 29 नंबर हो जाएगा, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जेलीफिश जो है ये संघ सेलिटेट्रा का उदाहरण है। जेलीफिश को क्या कहते हैं? तो जेलीफिश का अन्य नाम समुद्री जेली भी हो जाएगा, क्योंकि ये सब समुद्र में पाया जाता है। प्रोटोजोआ का अंतर्गत कौन आता है? तो प्रोटोजोआ का अंतर्गत आ जाएगा यूग्लिना और अमीबा। ये किसके अंतर्गत आता है? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। और हारा प्रोटोजोआ कहेगा किससे बोला जाता है? तो यूग्लिना को हारा प्रोटोजोआ भी बोला जाता है। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था नागपुर में, और इसकी शुरुआत कहेगा तो जबलपुर से हुआ था। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नागपुर में, और इसकी शुरुआत हुआ था जबलपुर से। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब कर दिया गया? 1995 में। और मुंबई कहेगा किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। पहली बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद जो मिल मजदूर हुआ था उसमें पहली बार
महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किए थे वहाँ के मजदूर के साथ, और ये हुआ था कब, तो 1918 में। कोलकाता नगर की स्थापना किसने किया था, तो जॉर्ज चार्नक 1690 में। 31 नंबर हो जाएगा, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है, तो ये हो जाएगा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन मिलता है। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है, राज्य एवं उनके संघ का। दूसरी अनुसूची में कहेगा तो पदाधिकारियों का वेतन का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में तीनों सूची का उल्लेख है, जैसे कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में भाग 4 के को कब शामिल किया गया था, ये शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया स्वर्ण समिति के तहत। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया, और इसे रखा गया है 300 के कम में। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, और इसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के गठन हुआ था 1977 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हैदराबाद में। 33 नंबर है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 53 में। संघ कहेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 53 में। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 54 में। वही आपसे कहेगा पुनर्निर्वाचन, तो अनुच्छेद 57 में है। शांति और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो ये संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ था 1989 में। 69वां संविधान संशोधन क्या है, तो इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, और ये हुआ था 1991 में। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 1992 में हुआ था, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। संविधान का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में जो नदी का विवाद है उसके तहत सुझाया जाता है अनुच्छेद 262 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में, अनुच्छेद कहेगा तो 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत, और इसका कार्य क्या है, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है, तो ये कह रहा है बाह्य आक्रमण के आधार पर तो 2 बार। कब कब, तो 1962 में पहली बार, और इस समय क्या हुआ था, तो उस समय इंडिया और चीन के साथ युद्ध हुआ था, यानी कि चीन आक्रमण किया था 1962 में, तब लागू किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरी बार लागू हुआ था जब पाकिस्तान आक्रमण किया था भारत पे, तब दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार लगा था राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। बाह्य आक्रमण के अनुसार 2 बार किया गया है, और 1 बार किया गया है आंतरिक गड़बड़ी के कारण। पहली बार लगा था 1962 में, जब चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1971 में, जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था। और तीसरी बार लागू किया गया था 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण। पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था उस समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार कहेगा तो ये थे बीबी गिरी, और तीसरी बार थे फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा,
सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो सर्वप्रथम किया गया पंजाब राज्य में। और कब? तो 1951 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 में। और अंतिम बार कहेगा तो 2005 में लागू हुआ था। और बिहार में अभी तक 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ये किसके अनुशंसा पर लागू होता है? तो ये राज्यपाल के अनुशंसा पर लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत। उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 10 बार। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, मतलब राज्यसभा के आपको बताना है कि सभापति का चुनाव कैसे किया जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये होते हैं उपराष्ट्रपति। और जो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के सभापति होंगे किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। और राष्ट्रपति के जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 65 के तहत। राष्ट्रपति के न रहने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे तो ये उल्लेख किया गया अनुच्छेद 65 में। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 28। अब से पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 28 है। अनुच्छेद 26 में किसका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 26 में प्रबंध स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है? तो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर या स्थान के आधार पर जो भेदभाव है उसे रोकने का प्रयास किया जाता है अनुच्छेद 25 के तहत। और अनुच्छेद 27 में उल्लेख किया गया है कि धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना, यानी कि कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये हो जाएगा टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से। और फसल उत्पादन में वृद्धि का कहेगा संबंध किससे हो जाएगा? तो हरित क्रांति से। ये हुआ था फसल उत्पादन में वृद्धि करने हेतु हरित क्रांति चला था, जो कि भारत में कहेगा तो 1966 से 69 तक चला था। और भारत में इसका जनक कहेगा कौन थे? तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। विश्व में इनका जनक कहेगा तो डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ था भारत में? तो ये होता पंतनगर विश्वविद्यालय से। और इसका जनक देश कहेगा तो मैक्सिको हो जाएगा। और पहली बार हरित क्रांति शब्द कहेगा किसने दिया था? तो विलियम गॉड दिए थे। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 2010 में। और NJT की स्थापना हुआ था 2010 में ही, और इसका मुख्यालय कहेगा तो दिल्ली है। सिडबी की स्थापना हुआ था 1990 में, और इसका मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था 1995 में। और नीति आयोग के गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। 42 नंबर हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? तो ये आधारित था हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को। और दूसरा आधारित था PC महानोबिल्स मॉडल पर आधारित था दूसरा पंचवर्षीय योजना, और इसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। और कहेगा अनवरत योजना किसकी दिन थी? तो ये दिन था गुन्नार मिंडल का। अनवरत जो योजना था ये किसका दिन था? गुन्नार मिंडल का। आगे देखेंगे जो CD देशमुख थे, CD देशमुख कौन थे? तो ये RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन आता है कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे गुन्नार मिंडल। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गुन्नार मिंडल। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा खुले बाजार की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? खुले बाजार की प्रक्रिया। और नोटों का निर्गमन कौन जारी करता है? तो RBI। और मौद्रिक नीति भी RBI जारी करता है। RBI के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949 में। समिति कहेगा तो यंग हिल्टन समिति हो जाएगा।
और यंग हिल्टन समिति का गठन हुआ था 1926 में। आरबीआई का गठन हुआ था एक्ट 1934 के तहत, एक्ट 1934 के तहत 1935 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपसे ऑप्शन देख के बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था, ये सही है। नाबार्ड का जो गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है, नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है, ये गलत है। नाबार्ड कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है, तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा और इसे दूसरा भी सही कर दिया गया है। नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए भी कार्य करता है। नाबार्ड का गठन हुआ था शिवरामन समिति के तहत और इसका मुख्यालय कहेगा तो मुंबई है। आगे देखेंगे, 45 नंबर हो जाएगा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये हो जाएगा कराधान प्रणाली से। और बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित समिति कहेगा तो नरसिम्हन समिति हो जाएगा। शेयर बाजार से संबंधित हो जाएगा सेबी, और स्टॉक मार्केट से संबंधित है सेबी। सेबी गठन किया गया था 1988 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा और इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये हो जाएगा मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता हो जाएगा पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती, और जो एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों की खेती होती है इसको कहते हैं अंतर फसल। गेहूं एक रबी फसल है और रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। आगे देखेंगे, 47 नंबर हो जाएगा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो 88.71% हो जाएगा और शहरी जनसंख्या कहेगा तो 11.3% हो जाएगा। जो 2011 की जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और क्रम से कहेगा तो 15वीं हो जाएगा। 2011 के जो जनगणना हुआ था इसमें जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। जनगणना कहेगा कि महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो 1921 को जनगणना के महाविभाजक वर्ष कहते हैं। 1951 के जनगणना के लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। पहली बार जनगणना हुआ था विश्व में स्वीडन देश में। 48 नंबर हो जाएगा, इजराइल के साथ सीमा साझा कौन करता है, तो यह हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इजराइल के साथ सीमा साझा करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। मृत्य सागर का किसके बीच स्थित है, तो जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है मृत्य सागर। क्रीमियम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, रूस और तुर्की के बीच। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो यह स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों पर। यानी कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंचा चोटी कहेगा तो डोडा बेटा हो जाएगा। और वही अनाईमुदी, ये क्या है, तो ये दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी और ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो अन्नामलाई पहाड़ी या पर्वत श्रेणी में स्थित है। इलायची की पहाड़ी किसे कहते हैं, तो केरल में स्थित कार्डमम की पहाड़ी को इलायची पहाड़ी कहते हैं। 50 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। कंप्यूटर का खोज या आविष्कार किए थे चार्ल्स बैबेज कब, तो 1946 में। और कंप्यूटर के क्षेत्र में कहेगा महान क्रांति कब आया था, तो ये आया था 1960 में। कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है भाग यहाँ पे है, उसके बाद अनुच्छेद, उसके बाद किसका उल्लेख किया गया है। भाग 1 कहेगा तो 1 से 4 अनुच्छेद तक है और इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद कहेगा तो 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है और ये 12 से 35 अनुच्छेद तक इसका उल्लेख है। नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका से। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है और अनुच्छेद कहेगा तो 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और ये अनुच्छेद कहेगा तो 51 के क में है। मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। भाग 5 ये सबसे बड़ा भाग है
सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भाग 5 हो जाएगा, जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, और इसमें संघ का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में राज्य का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद कहेगा तो 152 से 237 तक हो जाएगा। आगे देखेंगे भाग 7 में क्या है, तो पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 238 में। भाग 8 में हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। भाग 9 में कहेगा तो ये हो जाएगा पंचायत, पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में मिलता है, अनुच्छेद 243 के क से 9 तक है, और 9 के क कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा नगर पालिका से। और पंचायती राज में कहेगा तो 29 विषय का उल्लेख मिलता है, और इसमें नगर पालिका में 18 विषय का उल्लेख है। नगर पालिका कहेगा अनुच्छेद हो जाएगा 243 के त से 243 के यच तक। 9 के ख में क्या है, तो सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है 9 के ख में, अनुच्छेद 243 के यच से यन तक, यज्ञ से यन तक हटे। 9 के ख जो है इसमें उल्लेख किया गया है सरकारी समिति का, और अनुच्छेद कहेगा तो 243 यज्ञ से यन तक। भाग 10 में किसका उल्लेख मिलता है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद हो जाएगा 244। आगे देखेंगे भाग 11 में किसका उल्लेख है, संघ और राज्य क्षेत्र के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया भाग 11 में, अनुच्छेद 245 से 263 तक। वही भाग 12 कहेगा तो वित्त संपत्ति संविदा का एवं वाद का उल्लेख मिलता है, वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद का उल्लेख मिलता है भाग 12 में, अनुच्छेद 264 से 300 के क तक। भाग 13 में उल्लेख किया गया है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का, और इसका कहेगा अनुच्छेद क से क तक है, 301 से 307 तक। भाग 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 308 से 323 तक। 14 के क में अधिकरण का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 223 के क से ख तक। भाग 15 में किसका उल्लेख मिलता है, तो निर्वाचन का, निर्वाचन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 324 से 29 तक। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 में। प्रथम कहेगा निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, 343 से 351 तक अनुच्छेद। आगे देखेंगे भाग 18 में किसका उल्लेख मिलता है, आपात उपबंध का, जो कि जर्मनी से लिया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। वही भाग 19 में किसका उल्लेख है, परकीर्णन का, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 में मिलता है संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है, और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, अनुच्छेद कहेगा तो 368 में। भाग 21 में अस्थायी विशेष उपबंध का उल्लेख है, अनुच्छेद 369 से 392 तक। अनुच्छेद कहेगा भाग 22 में कहेगा तो ये संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 393 से 395 तक। और कुछ वर्णनीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, भारत में जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है ये 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, और इसे भारतीय नागरिकता को अब अंत कितने प्रकार से कर सकते हैं, यानी त्याग कर सकते हैं 3 प्रकार से, प्राप्त कर सकते हैं 5 प्रकार से, और त्याग कर सकते हैं 3 प्रकार से। भारतीय नागरिकता अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1955 में। भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो कहा जाता है भाग 3 को। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में लाया गया था 1215 में। मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है, तो अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा 5 प्रकार के, अनुच्छेद 32 के तहत, और वही उच्च न्यायालय कहेगा 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत। आगे देखेंगे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में, और अब ये रखा गया 300 के क में, पहले था 19 के एफ में। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।